देखो अब हम आज जो हमें पढ़ना है वो ऑक्सीकरण तथा अपचयन विभव। कल हमने आपको डेनियल सेल के बारे में बताया था, है ना। और डेनियल सेल के बारे में बताया था कि दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक जिंक का इलेक्ट्रोड था और एक दूसरा इलेक्ट्रोड जो था वो कॉपर का था। बात समझ रहे हो। एक जो जिंक का इलेक्ट्रोड था वो क्या करता था कि जिंक के इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकलते थे ना, और निकल करके वो कॉपर के इलेक्ट्रोड के पास जा रहे थे। यानी आपने देखा क्या था कि जिंक धातु जो थी ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती थी। क्या करती थी? इलेक्ट्रॉनों का त्याग। तो जिंक जो है ये आयन बनाता था और ये जितने इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं ये जा करके कॉपर पे जाता था, ठीक। और कॉपर धातु क्या करती थी? कॉपर के विलयन से कॉपर के आयन आते थे, कॉपर के विलयन से कॉपर के आयन आते थे और ये क्या करते थे? आयन इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते थे। बात समझना, इलेक्ट्रॉनों को इनको क्या करते थे? ये ग्रहण, और ग्रहण करके ये कॉपर धातु बना लेते थे। आप लोगों को कल ही हमने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये समझिए कि जो पहली धातु है ये क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉनों का दान कर रही है, इलेक्ट्रॉनों का दान कर रही है। दूसरी धातु जो है ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रही है। तो ऐसे ही यहाँ पे तो हमने जिंक और कॉपर ले लिया, इसके अलावा अन्य धातुएं भी जो होंगी जो इलेक्ट्रॉनों का दान करेंगी और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगी। बात समझ रहे हो। तो कोई भी धातु अगर जो है वो कितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन को दान कर रही है, कितनी तेजी से, यानी उसकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉनों के दान करने की कितनी ज़्यादा है, इसी बात को हम एक चीज़ से व्यक्त करते हैं, एक टर्म से व्यक्त करते हैं, और वो टर्म है आपका ऑक्सीकरण विभव। बात समझ रहे हो। तो ऑक्सीकरण विभव क्या होता है कि जो आपने सेल बनाया है उस सेल में ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन जिसके इलेक्ट्रॉन को दान करने की प्रवृत्ति जितनी ज़्यादा है उसका ऑक्सीकरण विभव कहलाता है। बात समझ रहे हो कि नहीं। ऑक्सीकरण विभव का मतलब क्या है? कोई किसी धातु के इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन को दान करने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? उस सेल के इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। बात समझ रहे हो। मतलब कोई सेल का इलेक्ट्रोड जैसे यहाँ पे जिंक था, वो कितनी ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉनों का दान कर रहा है, त्याग कर रहा है। इसी टर्म को व्यक्त करने के लिए हमने एक ये टर्म बनाया है। ये कौन सा है? ऑक्सीकरण विभव। बात समझ रहे हो। तो देखो पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। किसी सेल के इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। बात समझ रहे हो ना। तो किसी सेल का इलेक्ट्रोड, कोई सेल का इलेक्ट्रोड जो होगा वो धातु का बना होगा। जैसे यहाँ पे पहला वाला जो था जिंक की धातु का बना था, हो सकता है जिंक के अलावा अन्य किसी धातु का बना हो। तो उस सेल के इलेक्ट्रोड की द्वारा जो इलेक्ट्रॉन को दान करने की प्रवृत्ति है इसको ही हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। और इसको EOX से प्रदर्शित करते हैं। ये OX का मतलब है ऑक्सीडेशन से हमने OX लिया है, तो EOX से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण में लिया, मान लो कोई M धातु है, जैसे यहाँ पे जिंक धातु थी और जिंक की जगह यहाँ पे हम कोई M धातु ले लेते हैं, मान लिया M। और अगर ये जितनी ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा उतना ज़्यादा आयन बनेगा। बात समझ रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण विभव। बात समझ रहे हो। अच्छा, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन को जब त्याग करोगे, कोई इलेक्ट्रॉन को अगर देगा तो इलेक्ट्रॉन को लेने वाला भी तो कोई इलेक्ट्रोड होगा, वो भी किसी धातु का बना होगा। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है, किसी धातु की इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो है, इसको नापने के लिए एक अन्य विभव को बनाया और उसे कहते हैं अपचयन विभव। क्या कहते हैं? अपचयन। तो मतलब किसी सेल के इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अपचयन विभव कहते हैं। कोई सेल जो है उस सेल में ऐसा इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण कर रहा है, उसकी प्रवृत्ति कितनी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की, उसी को हम क्या कहेंगे? अपचयन विभव कहेंगे। और इसे ई रेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ई रेड से। रेड का मतलब होता है रिडक्शन, तो वहाँ के पास थोड़ा शब्द हमने ले लिया रेड, ठीक है। यहाँ पे देख रहा हूँ, मान लो कोई धातु है, पहले सोडियम थी, जैसे वहाँ पे हमने पढ़ा था ना डेनियल सेल में, वहाँ पे कॉपर होती थी ना, कॉपर। और कॉपर जा करके यही तो इलेक्ट्रॉनों का स्वागत करती थी। तो कॉपर ही इन इलेक्ट्रॉनों को ले करके कॉपर धातु बना लेती थी, तभी तो कॉपर की छड़ मोटी होती जाती थी और जबकि जिंक की छड़ पतली होती जाती थी। तो मतलब किसी सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, इसी प्रवृत्ति को नापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अपचयन विभव का। बात समझ पाए। अपचयन विभव को ई रेड से प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पे हमने बताया है डेनियल सेल में जिंक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव तथा कॉपर इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव होता है। डेनियल सेल का उदाहरण जो कल हमने पढ़ा था उसमें बताया गया है कि जो जिंक छड़ हो गई, जिंक की जो छड़ होती है, जिंक का इलेक्ट्रोड जो होता है उसका क्या होगा? ऑक्सीकरण विभव होगा।
और जो कॉपर के जो छड़ इलेक्ट्रोड होगी उसका क्या होगा, अपचयन विभव होगा। बात समझ पाए। फिर एक बात और लिखी है, अलग अलग धातुओं के लिए ऑक्सीकरण तथा अपचयन विभव अलग अलग होते हैं। मतलब जो आपके जैसे यहाँ पे हमने जिंक और कॉपर लिया है, इसके अलावा लोहा हो सकता था, तांबा, इसके अलावा लोहे के अलावा एल्युमिनियम हो सकता है ना। तो अलग अलग धातुओं के लिए जो इलेक्ट्रोड विभव हैं अलग अलग धातुओं के लिए ऑक्सीकरण और अपचयन विभव जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो अब इसके बाद देखो यहाँ पे तो हमने ऑक्सीकरण विभव पढ़ लिया, अपचयन विभव पढ़ लिया, जान चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति जो है वो ऑक्सीकरण विभव कहलाएगी और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो है वो अपचयन विभव कहलाएगी। अब इसी ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव को अगर हम किसी खास शर्तों में बांध दें, कुछ खास कंडीशन में बांध दें, तो यही ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव क्या कहलाएंगे, मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव। अब हमें ये देखना है कि इन्हीं ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव को जब हम मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव बनाएंगे तो किन खास शर्तों में इनको हम बांध देते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, तो वही हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो देखो मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव, इसको देखने से पहले हमें पढ़ना होगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो इलेक्ट्रोडों के ऊपर देखो, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, तो जो इलेक्ट्रोड होती है ना, दो खूंटियाँ किसी बैटरी की, तो उन खूंटियों के ऊपर जो विभव होता है उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड विभव। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अब इलेक्ट्रोड विभव तो हम जान चुके हैं कि जो इलेक्ट्रोड होते हैं उन इलेक्ट्रोडों पर जो विभव होता है उसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब हम यहाँ पे मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ेंगे। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव जो होगा वो ये भी कुछ खास शर्तों में होगा। अब वही खास शर्तें हमें देख लेनी है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या खास शर्तें हैं, 298 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, कितने ताप हमें फिक्स लेना है, कितना, 298 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर किसी इलेक्ट्रोड का उसके लवण के विलयन जिसकी सांद्रता 1 मोल पर लीटर है में डूबे होने पर उसके सिरों का विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। बात नहीं समझ में आई होगी। क्या बताया हमने कि जो तुम्हें इलेक्ट्रोड लेने हैं उन इलेक्ट्रोड की खास बात क्या होनी चाहिए कि उन इलेक्ट्रॉनों को कितने तापमान पर रखना है, 298 केल्विन पर रखना है। कितने तापमान पर, 298 केल्विन तापमान पर। और साथ ही साथ जो ये इलेक्ट्रोड आप बनाते हो, अर्ध सेल जैसे बनाते हो, तो हमें मालूम है इस अर्ध सेल में मान लो ये एक धातु हमने जिंक ली थी और इस जिंक को इसके लवण के विलयन में ही डुबोते हैं ना, इसके लवण के विलयन में ही डुबोते हैं। तो इसका लवण का विलयन जो है, इस विलयन में क्या क्या होता है, एक कोई जल द्रव होता है, एक द्रव होगा और प्लस और इसका एक जिंक वो होता है, क्या इसको बोलते हैं, इसका लवण होगा। तो इसे जिंक है, जिंक का लवण कौन था, जिंक सल्फेट था ना। ऐसे बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पे इसकी सांद्रता कितनी होनी चाहिए, 1 मोल पर लीटर वाली। 1 मोल यानी 1 लीटर द्रव में इसकी सांद्रता कितनी होनी चाहिए, 1 मोल। मतलब समझ पा रहे हो कि नहीं। मतलब जो आपका ये जो द्रव यहाँ पे जो आपने जिसमें इसको डुबोया है इलेक्ट्रोड को, उसकी सांद्रता 1 मोल पर लीटर वाली हो, ना इससे ज़्यादा हो ना इससे कम हो। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। 1 लीटर में आपको कितना घोलना है, केवल 1 मोल किसका, जिंक सल्फेट का। और 1 मोल का मतलब तो आपको हम बता ही चुके हैं। 1 मोल का मतलब होता है इसका अणु बाहर निकाल लो और जितना अणु बाहर निकले उतनी ग्राम में मात्रा तुमको लेनी है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो बस यहाँ पे क्या लिखना है, इलेक्ट्रोड विभव हमने बताया। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रोड के सिरों का विभव जो होता है उसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, तो आपको तापमान फिक्स रखना है। कितना तापमान रखना है, 298 केल्विन पर, 298 केल्विन पर, तथा विलयन की सांद्रता, जो विलयन है ना, विलयन की सांद्रता कितनी हो, 1 मोल पर लीटर हो। ठीक है। तो उस विलयन में अगर कोई धातु आप ये डालोगे, जो इलेक्ट्रोड डालोगे, तो इस तरीके से यहाँ पे जो विभव आएगा उस विभव को हम क्या कहेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव। बात समझ पाए। एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, 298 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर किसी इलेक्ट्रोड का उसके लवण के विलयन, किसी इलेक्ट्रोड का उसके लवण का विलयन, इलेक्ट्रोड कौन है, जिंक, और इसका लवण का विलयन कौन है, ये जिंक सल्फेट के विलयन में जिसकी सांद्रता कितनी होनी चाहिए, 1 मोल पर लीटर। यही खास शर्तें हैं दो, 1 मोल पर लीटर है में डूबे होने पर उसके सिरों के बीच विभव को हम मानक इलेक्ट्रोड विभव
कहते हैं। बात समझ पाया कि नहीं? मानक विभव में आपको बस कंडीशन क्या रखना है, तापमान 298 केल्विन और सांद्रता 1 मोल पर लीटर वाली, बस क्लियर। अब बस इसी से डेफिनेशन से हम अब डेफिनेशन निकाल लेंगे मानक ऑक्सीकरण विभव की, अब मानक अपचयन विभव की। तो मानक ऑक्सीकरण विभव क्या होता है? ऑक्सीकरण विभव हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण विभव कहलाती है। लेकिन यही इलेक्ट्रॉन की त्यागने की प्रवृत्ति खास शर्त पर, खास शर्त कौन है? ये वाली, तापमान कितना रखना है 298 केल्विन और विलयन की सांद्रता कितनी होनी चाहिए 1 मोल पर लीटर वाली। ठीक, अगर किसी इलेक्ट्रोड का तापमान 298 केल्विन है तथा उसकी विलयन की सांद्रता 1 मोल पर लीटर है, तब उस इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? मानक ऑक्सीकरण विभव कहलाती है। बात समझ पाए कि नहीं? तो पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। किसी इलेक्ट्रोड द्वारा मानक शर्तों पर, मानक शर्त कौन है? ये ऊपर वाली, मानक शर्तों पर इलेक्ट्रॉन का दान करने की प्रवृत्ति उसका ऑक्सीकरण विभव कहलाती है। और इसे EOX से हम प्रदर्शित करते हैं ऑक्सीकरण विभव को, और यहाँ पे नॉट लगा दिया तो ये मानक को प्रदर्शित करेगा। EOX नॉट से प्रदर्शित करते हैं। अब मानक अपचयन विभव वही वैसी परिभाषा इसकी भी है। किसी इलेक्ट्रोड द्वारा मानक शर्तों पर, मानक शर्त कौन है? ये वाली 298 केल्विन और 1 मोल पर लीटर वाली सांद्रता। मानक शर्तों पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति मानक अपचयन विभव कहलाती है, और इसे ई रेड नॉट से प्रदर्शित करते हैं। और ये नॉट की जो अंग्रेजी होती है NOT नहीं होती है, NAUGST होती है, याद रखना आप, ठीक है? ये वाला नॉट है, तो नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, मानक ऑक्सीकरण विभव क्या होता है, अपचयन, मानक अपचयन विभव क्या होता है। बस इतना याद रखना है। इसकी खास शर्तों पे भी बंधे रहते हैं, और खास शर्तें क्या हैं? तापमान कितना रखना है 298 केल्विन, सांद्रता कितनी रखनी है तो 1 मोल पर लीटर। क्लियर? देखो अब हमें देखना है सेल विभव। सेल विभव क्या होता है? सेल विभव को ही विद्युत वाहक बल भी कहते हैं, और शॉर्ट में इसको EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, EMF द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पे हम देखेंगे सेल विभव क्या होता है। तो देखो, जैसे हमने आपको बताया कोई भी सेल, अभी हमने सेल जो पढ़ा था डेनियल सेल पढ़ा था, और डेनियल सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते थे। एक इलेक्ट्रोड जो था वो जिंक का था, दूसरा इलेक्ट्रोड जो था वो कॉपर का था। तो जिंक का इलेक्ट्रोड का विभव जो होगा उसे हम ऑक्सीकरण विभव कहेंगे, और जो कॉपर का इलेक्ट्रोड का विभव होगा उसे हम अपचयन विभव कहेंगे। और इन दोनों विभवों के अगर अंतर को हम निकाल दें, बात समझना, मान लेते हैं जो ये जिंक है इसका विभव जो था ऑक्सीकरण विभव हम मान लेते हैं ये है 100 वोल्ट। कितना है? 100 वोल्ट, क्योंकि विभव को हम काय में नापते हैं? वोल्ट में नापते हैं। तो जिंक के छड़ का जो विभव है वो मान लिया 100 वोल्ट है। और जो दूसरा ये जिंक का है, क्योंकि हमने डेनियल सेल ही पढ़ा है तो उसी को उदाहरण लेकर के समझेंगे। तो जिंक का जो विभव है वो मान लेते हैं 100 वोल्ट है, और दूसरा जो है वो कॉपर है, और कॉपर का विभव मान लेते हैं ये 20 वोल्ट। कितना है? 20 वोल्ट। तो अगर आपसे कहेंगे बताइए इसका सेल विभव बताइए, तो क्या करेंगे कि इसका पहला इलेक्ट्रोड जो है ऑक्सीकरण विभव से अपचयन विभव को हम घटा देंगे। अरे भाई, इनका अंतर लेना है, घटाना है, जो बड़ा है उसमें से घटा देंगे। तो ऑक्सीकरण विभव में से अपचयन विभव को घटा देंगे, तो जो मान निकल के आएगा, कितना मान निकल के आएगा? 80 वोल्ट। 80 वोल्ट निकल के आएगा, और यही मान जो है इसी मान को हम सेल विभव कहेंगे। बात समझ पाए कि नहीं? ठीक है, तो बस वही हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, किसी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवों के अंतर को सेल विभव कहते हैं, इसे वोल्ट में नापते हैं। बात समझ पाए? दोनों विभवों के, दोनों इलेक्ट्रोड के जो विभव है अलग अलग, इनको अगर घटाएंगे तो इसे हम क्या कहेंगे? सेल विभव कहेंगे। आगे लिखा हुआ है सेल विभव कैथोड एवं एनोड, सेल विभव कैथोड एवं एनोड, कैथोड एवं एनोड के इलेक्ट्रोड विभवों का अंतर होता है, और इसे विद्युत वाहक बल या सेल विभव कहते हैं। एक ही बात है। अब इस समय यहाँ पे लिखा हुआ है, इस समय सेल में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती है, इसको हम बाद में भी बताएंगे। तो देखो, जो हमने कल आपको बताया था डेनियल सेल, तो डेनियल सेल में हमने 2 चीज़ें ली थी, एक कॉपर था और एक जिंक था। तो यहाँ पे जो जिंक था, जिंक, और ये वाला कॉपर था। तो हमने आपको बताया था कि जो कॉपर है ये किस, इस पर क्या होगा? प्लस चार्ज होगा। अरे भाई, ये धनात्मक प्लेट थी कि नहीं? ये धनात्मक इलेक्ट्रोड था। और जिंक जो था वो कैसी थी? ऋणात्मक इलेक्ट्रोड थी। और इसको हम जिंक को कह क्या रहे थे? जिंक को हम क्या कह रहे थे? एनोड। याद होगा आप लोगों को, एनोड कह रहे थे, लोन वाला शब्द याद होगा, है ना? और इसे क्या कह रहे थे? कैथोड।
अच्छा, तो अब यहाँ पे देखो इसका इस पे कुछ विभव होगा कि नहीं, इस पर भी कुछ विभव होगा। तो इस पे जो विभव होता है, इस पे विभव, ये आप देख रहे हो जिंक वाला, इस पे जो विभव होता है, तो ये एनोड है, इस पे एनोड का क्या होता है, ऑक्सीकरण की अपचयन, ऑक्सीकरण होता है। तो इसका जो विभव निकल के आएगा तो उसको हम काय से प्रदर्शित करेंगे, तो EOX से प्रदर्शित करेंगे ना। इस पे जो विभव निकल के आएगा इसको EOX से प्रदर्शित करेंगे, ऑक्सीकरण विभव है। और इसको, इस पे जो विभव निकल के आएगा इसको काय से प्रदर्शित करेंगे, E ऋण। अब अच्छा ये बताओ कि इसका विभव का मान ज़्यादा होगा कि इसके विभव का मान ज़्यादा होगा। तो चूंकि ये धनात्मक है तो इसके विभव का मान ज़्यादा होगा, और ये ऋणात्मक है तो इसके विभव का मान कम होगा। क्लियर है कि नहीं। तो अब घटाएंगे तो ई ऋण वाले में से, अपचयन वाले में से इसको ऑक्सीकरण वाले को घटा देंगे। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो जो मान निकल के आएगा वो सेल विभव निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, सेल विभव। यानी सेल विभव का अगर सूत्र निकालेंगे तो आएगा ई सेल बराबर ई ऋण माइनस ई ऑक्स। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। ऐसा ना कर देना ई ऑक्स को पहले रख दो, ये डेनियल सेल के लिए हमने पढ़ा, बता रहे हैं ई ऋण पहले आएगा। क्यों, क्योंकि ये धनात्मक है ना, और धनात्मक वाला मान बड़ा होता है तो बड़े वाले को पहले रखोगे और छोटे वाले को बाद में घटाओगे। तो ई सेल का मान निकालोगे तो उसका सूत्र निकल के आएगा ई सेल बराबर ई ऋण माइनस ई ऑक्स। मतलब ई सेल मतलब सेल का विभव बराबर निकालोगे तो क्या निकाल गया, अपचयन का विभव, ठीक है, जिस इलेक्ट्रॉन का अपचयन हो रहा है तो अपचयन विभव, अब माइनस ऑक्सीकरण विभव घटा दोगे तो यहाँ से आपका सेल विभव निकल के आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक, है ना। अब अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे देख लो, देखो यहाँ पे हमें देखना क्या है कि जो ये सेल विभव है इसमें तीन चीज़ें आपको देखनी है। सेल विभव का मान अगर 0 आए, सेल विभव का मान अगर पॉजिटिव धनात्मक आए, और सेल विभव का मान अगर निगेटिव आए तो कब आएगा। देखो जब सेल विभव का मान 0 आएगा, सेल विभव का मान अगर 0 आएगा तो मतलब ऑक्सीकरण विभव का मान जितना होगा, मान लेते हैं 100 वोल्ट, तो इसका भी मान 100 वोल्ट होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। जैसे हमने यहाँ पे आपको लिया था उदाहरण, ये है आपकी कॉपर जिंक की छड़ है और ये है कॉपर की छड़। अब दोनों छड़ ये मान लो इस तरीके से थे ना व्यवस्था ऐसा। अब ये भी 100 वोल्ट पर है, ये वाली भी 100 वोल्ट पर है और ये वाली भी 100 वोल्ट पर है, और इनको हमने ऐसे जोड़ा था, इसको ऐसे जोड़ दो। हाँ, ये वाली भी 100 वोल्ट पर है और ये वाली भी 100 वोल्ट पर है। तो इनके दोनों विभवों का अंतर निकालोगे, सेल विभव निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, 0। और सेल विभव का 0 निकल के आएगा तो क्या विद्युत धारा बहेगी, क्या नहीं बहेगी, क्योंकि विद्युत धारा जब इन दोनों का अंतर शून्य नहीं होता तभी विद्युत धारा बहती है। बात समझना, क्या बताया, जब इन दोनों का अंतर ये शून्य नहीं होगा विद्युत धारा तभी बहती है। यानी विद्युत धारा क्यों बहती है, तो विभवांतर के कारण बहती है। किसके कारण बहती है, विभवांतर, यानी विभवों के अंतर के कारण बहती है। अब यहाँ विभव का अंतर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। बात समझ रहे हो। तो विद्युत धारा चूंकि यहाँ पे नहीं बहेगी, क्यों नहीं बहेगी, क्योंकि इनके सेल का विभव जो है वो शून्य है। तो जब सेल का विभव शून्य होगा तो विद्युत धारा नहीं बहेगी। यहाँ पे आपको याद रखना, विद्युत धारा नहीं बहती है। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरा कंडीशन देखो, जब सेल विभव का मान पॉजिटिव हो तो सेल विभव का मान धनात्मक कब आएगा, देखो इधर, तो सेल विभव का मान धनात्मक कब आएगा, जब अपचयन विभव बड़ा हो और ऑक्सीकरण विभव छोटा हो। मान लेते हैं ये 100 वोल्ट पर है और ये 20 वोल्ट पर है। ऑक्सीकरण विभव कितने 20 वोल्ट पर है, 20 वोल्ट पर। ये कितने वोल्ट पर है, 100 वोल्ट पर, ठीक है। ये 100 वोल्ट पर है, 20 वोल्ट पर, देखो इधर। तो ये मान लेते हैं ये तुम्हारा कौन सा है, ये ऑक्सीकरण विभव ये वाला है ना, ये ऑक्सीकरण विभव है, ये तुम्हारा 100 वोल्ट पर है ऑप्शन विभव, और ये कितना है 20 वोल्ट पर। तो अंतर कितना आ जाएगा तुम्हारा बच्चों, 80 वोल्ट का अंतर जो है 80 वोल्ट का आ जाएगा। अब विद्युत धारा किधर से किधर को बहेगी, तो विद्युत धारा तुम्हारा इधर से इधर की ओर बहेगी। भाई प्लस वाला ये सिरा होता है ना, ये माइनस का सिरा होता है, तो विद्युत धारा इधर से इधर की ओर बहेगी। यानी यहाँ पे आप लिखोगे कि जब सेल विभव धनात्मक होता है तो विद्युत धारा जो होती है वो कैथोड से एनोड की ओर बहती है। बात समझ पाए कि नहीं। और अगर आप सेल विभव अगर निगेटिव में आ जाए, माइनस में मान आए, तो माइनस में मान कब आएगा, देखो माइनस में मान कब आएगा, जब ये वाला छोटा हो जाए और ये वाला बड़ा हो जाए। मान लेते हैं जो तुम्हारा ये वाला विभव है 200 वोल्ट है और ये 100 वोल्ट है। बात समझे ना, कौन वाला विभव, ये अपचयन विभव 100 वोल्ट है और ऑक्सीकरण कितना है 200 वोल्ट। तो घटाओगे तो कितना मान आएगा,
तो माइनस का 100 आएगा ना, इसको घटाओगे तो यहाँ पे अंतर आएगा माइनस का 100 वोल्ट, यानी अब तुम्हारा जो सेल विभव है वो कैसा आ गया, ऋणात्मक आ गया है। तो यहाँ पे देख लो, इसको हमने क्या कर दिया, ऑक्सीकरण वाले को इसको कर दिया 200, कितना कर दिया 200, और ये 100, तो इसको घटाओगे अब इसको घटाओगे तो कितना अंतर आएगा 100 वोल्ट, यानी सेल विभव तुम्हारा आया 100 वोल्ट। अब सेल विभव अगर 100 वोल्ट आएगा तो धारा किधर से किधर की ओर बहेगी, धारा इधर से इधर की ओर बहेगी, धारा किधर को बहेगी, इधर से इधर की ओर बहेगी, यानी हम कह सकते हैं कि धारा अब एनोड से कैथोड की ओर बहेगी, किधर की ओर बहेगी, एनोड से कैथोड की ओर। बात समझ पाए? तो ये बात आपको और याद रखनी है, ठीक, क्लियर। तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया सेल विभव क्या होता है। तो सेल विभव को बस तुरंत आपको जानना है, कोई भी सेल, उन दोनों के इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभव है उनके अंतर को हम क्या कहते हैं, सेल विभव कहते हैं। बात समझ पाए कि नहीं? अब सेल विभव में हमने आपको समझाया कि जो सेल विभव का सूत्र होता है ई सेल ई रेड माइनस ई ऑक्स, मतलब सेल विभव निकालोगे तो अपचयन विभव में से ऑक्सीकरण विभव को घटा देना होता है, क्लियर। अब यहाँ पे सेल विभव जो है वो 3 प्रकार से प्राप्त होता है, या तो निगेटिव प्राप्त 0 प्राप्त होगा, या तो पॉजिटिव प्राप्त होगा, या तो निगेटिव प्राप्त होगा। जब 0 प्राप्त होगा सेल विभव तो विद्युत धारा बिल्कुल नहीं बहती है। जब पॉजिटिव प्राप्त होगा सेल विभव तो कैथोड से एनोड की ओर बहती है। कैथोड आपका कौन था, ये वाला से, हाँ, कैथोड से एनोड की ओर बहती है। और जब सेल विभव निगेटिव होता है तो एनोड से कैथोड की ओर बहती है। इतनी बातें आपको याद रखनी है सेल विभव के बारे में, क्लियर, ठीक है, तो नोट करें।